अरे बहू बहू, काफी गर्मी है, कुछ ठंडा पिला दे बहू। कम से कम घड़े का ठंडा पानी ही लेके आ जा। सीमा देवी की बहू सोनी घूंघट ओढ़े अपनी सास के लिए लस्सी बना के लेके आती है और सास के देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, ठंडा पानी क्यों, लस्सी पीजिए। ये पीने से पूरे शरीर ठंडा हो जाएगा, इस गर्मी में मजा आ जाएगा। तभी अचानक से सोनी के ससुर कालू प्रसाद की नजर सोनी के कपड़ों में जाती है। आगे मैया गे, ये क्या? अरे बहू, तू तो घूंघट ओढ़े है, लेकिन नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? चीची राम राम। अरे हाँ बहू, नीचे के कपड़े कहाँ हैं? चीची चीची चीची। अरे माँ जी, मैंने नीचे के कपड़े कुतर दिए हैं। क्या? आखिर सोनी ऐसा क्यों करती है? अपनी ही साड़ी को क्यों कुतर देती है और उसे मिनी स्कर्ट क्यों बना लेती है, लेकिन सर पर घूंघट ओढ़े रहती है? जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। रोहित और सोनी एक दूसरे से प्यार करते थे। रोहित सोनी के साथ शादी करके उसे अपने गांव लेके आ जाता है। माँ, रोहित की माँ सीमा देवी रोहित का आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। आकर देखती है, अरे रोहित बेटा आया है। अरे रोहित बेटा, तू तो, लेकिन ये लड़की कौन है, इसे क्यों साथ? अरे माँ, ये सोनी है, मैं इससे प्यार करता था, इसीलिए तो शादी करके लेके आया हूँ। अरे बेटा, प्यार करता था इसका मतलब कि किसी भी लड़की को शादी करके घर लेके आ जाएगा? एक बार पूछने की आवश्यकता होती है ना। अरे बेटा, ऐसे शादी उदी नहीं होती है, इसे घर छोड़ा बेटा। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मैंने इसे शादी करके लेके आया हूँ और तुम कह रही हो इसे घर छोड़ा हूँ? बड़ा आया, किसी को भी उठा के लेके आ गया, कहने लगा शादी करके लेके आया हूँ। अब शादी करके लेके आ ही गया है तो घर में घुसा दे, मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? सीमा देवी ये कहते हुए गुस्साते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कालू प्रसाद आता है, रोहित का पिता। अरे रोहित बेटा, ये कौन है, बहू है क्या, शादी करके लाया? हाँ पापा, ये आपकी बहू है। अरे बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। चलो चलो घर के अंदर चलो, बाहर क्या कर रहे हो? अरे पापा, लेकिन माँ। अरे बेटा, छोड़ना उसकी बातें, हर समय कचर कचर करते रहती है। तू चल घर के अंदर बहू को लेके आ। फिर रोहित सोनी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ सास सीमा देवी अपने बहू सोनी के कमरे में पहुंच जाती है। सोनी सोई हुई थी। अरे देखो, अभी तक सो रही है, पूरा जमाना उठ चुका है, लेकिन इसका नींद पूरा नहीं होता। अभी उठाती हूँ। अरे बहू, उठ जा बहू, बहू उठ जा, सुबह हो गई है। सास की आवाज सुन सोनी की नींद खुल जाती है, वो उठकर बैठ जाती है। अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह कुछ काम था? इतनी सुबह सुबह मतलब पूरा जमाना उठ चुका है और तू अभी तक सो रही है। जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ, और कल से थोड़ा जल्दी उठना। लेकिन माँ जी, अभी तो 6 ही बज रहे हैं। हाँ, तो कल से 4 बजे उठ जाना, 5 बजे तक पूरा आंगन वगैरह झाड़ू दे देना और 6 बजे तक मुझे चाय मिल जानी चाहिए। ये कहते हुए सास सीमा देवी वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, सुबह के 6 बज रहे और मेरी सास मुझे चाय बनाने के लिए बोल रही है। आज तक तो मैं जिंदगी में कभी भी 6 नहीं देखी हूँ घड़ी में, सुबह के बजते हैं या नहीं। 10 बजे सो के उठती थी। चल उठ जाती हूँ, वरना फिर कुछ सुनाई देगी। फिर सोनी उठकर किचन की ओर चली जाती है। एक रोज सोनी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या कर रही हो यहाँ? अरे माँ जी, वो खाना बना रही थी। अरे बहू, खाना बना रही थी वो तो सही है, लेकिन तेरे सर पर घूंघट कहाँ है? इस घर में रहना है तो हमेशा घूंघट डाले रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में घूंघट डाले कैसे रह सकती हूँ? क्या गर्मी? मेरी सास भी जब थी तो हमें हमेशा घूंघट डाले रहना पड़ता था। छोटे को हमेशा घूंघट डाले रहना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा मत बोल और घूंघट डाले ही रहना। अब से कभी भी बिना घूंघट के तुझे देखी ना तो समझ लेना। ये कहते हुए उसकी सास वहाँ से चली जाती है और इधर सोनी घूंघट ओढ़ लेती है। अरे इस घूंघट में मैं इस गर्मी कैसे रह सकती हूँ? ऊपर से यहाँ तो हर समय लाइट भी नहीं रहती है, पंखा भी नहीं चलता है। गर्मी में मैं तो पक जाऊंगी। एक रोज सोनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, काफी गर्मी भी लग रही थी। अरे इतनी गर्मी है और मैं घर में घूंघट ओढ़े कैसे रह सकती हूँ? लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, मैं तो ऐसे मर जाऊंगी। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ये सासू माँ भी मेरे पीछे पड़ी हुई है इस घूंघट के कि नहीं घूंघट ओढ़े रखो। अब मैं क्या करूँ? सोनी सोचती है, इधर उधर घूमती है
और अपना दिमाग चलाती है कि क्या किया जाए, इस गर्मी से कैसे बचा जाए। तभी घूमते घूमते सोनी की नजर एक कैंची पर जाती है। अरे ये कैंची, अगर इस कैंची से मैं कोई ड्रेस बना लूं जिससे मुझे गर्मी कम लगे तो कैसा रहेगा। घूंघट भी हटाना नहीं पड़ेगा और मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। फिर सोनी इस कैंची को लेकर आती है और अपने साड़ी को अच्छे से कुतर देती है। कुछ ही समय में एक नया ड्रेस तैयार हो जाता है, सोनी का साड़ी कम मिनी स्कर्ट। अरे वाह, क्या मस्त ड्रेस बना है। साड़ी को कुतर कर बना दी मिनी स्कर्ट। अब सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि घूंघट ओढ़े हूँ और मुझे भी गर्मी कम लगेगी। अरे बहू बहू, अरे सासू माँ बुला रही है, जाती हूँ, उन्हीं को दिखा के आती हूँ ये ड्रेस कैसा लग रहा है। आती हूँ माँ जी। फिर सोनी अपने साड़ी का मिनी ड्रेस को पहनकर चली जाती है अपने सास के पास। अरे बहू बहू, काफी गर्मी है, जरा सा ठंडा कुछ पिला दे, ठंडा पानी ही पिला दे घड़ा का। सास सीमा देवी और उसका पति कालू प्रसाद दोनों हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी उसकी बहू अपनी सास के लिए लस्सी बना के लेके आती है, ठंडा ठंडा, माथे में घूंघट ओढ़े। ये देख सास काफी खुश होती है कि उसकी बात सुने उसकी बहू घूंघट ओढ़े है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए लस्सी बना के लेके आए हूँ। सीमा की सास जैसे ही लस्सी लेती है, अचानक से सीमा देवी और कालू प्रसाद की नजर उसके बहू के कपड़ों पर जाती है। ये देखकर सीमा देवी काफी शॉक्ड हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ कालू प्रसाद देखकर उसकी आंखें तो फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि बहू घूंघट तो ओढ़े थी लेकिन नीचे से कपड़ा कुतरा हुआ था, मानो जैसे साड़ी को मिनी स्कर्ट बना ली हो। अरे बहू, ये क्या, नीचे का कपड़ा कहाँ गया? ऊपर तो घूंघट ओढ़े है लेकिन नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? अरे नहीं माँ जी, इतनी गर्मी है, गर्मी से परेशान हूँ। आपने कहा था घूंघट ओढ़े रखना, इसीलिए घूंघट ओढ़े हैं, लेकिन नीचे से कपड़ा कुतर दी हूँ ताकि गर्मी कम लगे। अरे बहू, ऐसे कम कपड़ों में अगर सबके सामने घूमोगी तो कैसा लगेगा? तेरे ससुर सामने खड़े हैं और तू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, बाहर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तभी वहाँ पर सोनी का पति रोहित आ जाता है। अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, अब तू ही देख बहू को, घूंघट तो ओढ़े है लेकिन नीचे कपड़े इतने छोटे छोटे पहन के घूम रही है, दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे सोनी, तुमने कपड़े को ऐसे कुतर क्यों दिए हो? अरे रोहित, अब मैं क्या ही बताऊं, इतनी गर्मी है, गर्मी में घूंघट ओढ़े कैसे रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, इसीलिए घूंघट तो नहीं उतारी, लेकिन काफी गर्मी लग रही थी जिस कारण ये कपड़े मैंने कुतर दिए ताकि गर्मी थोड़ी सी कम लगे। अरे माँ, तुम सोनी पर जुल्म क्यों ढा रही हो? उसे घूंघट में रहने के लिए क्यों बोली हो? इतनी गर्मी में कोई घूंघट पहन के रह सकता है भला यहाँ पर? वैसे भी वो शहर की है, वहाँ एसी में रहती थी, यहाँ तो पंखा भी नहीं चलता है, इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगी? तब भी तो तुम्हारी मान रखने के लिए वो घूंघट ले लेती थी, लेकिन तुम तो उस पर जुल्म ढा रही हो। अरे माँ, तुम क्या घूंघट लेके रह सकती हो? तो तुम रह के दिखाओ, तब पता चलेगा ना कि घूंघट लेने में कितनी गर्मी लगती है या नहीं। अरे भाग्यवान, बेटा तो सही कह रहा है, तुम बहू पर जुल्म ढा रही हो उसे घूंघट लेने के लिए। अरे नहीं बहू, अब से तुम्हें घूंघट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घूंघट बिना ही रहना, कम से कम इस गर्मी से बच तो सकती हो। तुम्हारी सास की बातों में मत आना, नहीं तो ऐसे ही तुम्हें जिंदा जला देगी। कालू प्रसाद और अपने बेटे रोहित की बात सुन सीमा देवी को ये रियलाइज होने लगा था कि वो अपनी बहू पर जुल्म ढा रही थी। अरे बहू, माफ करना, अब से तुम्हें घूंघट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम बिना घूंघट के ही रहना। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसे करती थी, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे साथ ये जुल्म ढाए। अब से तुम बिना घूंघट के ही रहना। सोनी अब से और घूंघट नहीं लेती है और इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ माँ? अरे छाया बेटी, तू, दामाद जी, आइए बैठिए। अरे माँ, मैं तो बाद में बैठूंगी, पहले ये बताओ ये कैसे कर सकती हो तुम कि अपने ही पेट में अपने दामाद का बच्चा? जी माँ, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अरे बेटी सुन तो सही, मैं तुझे ठीक से बताती हूँ। अरे माँ, अब तू बताने लायक छोड़ी ही क्या है? जी माँ, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि तू ऐसा कर सकती है। यह रेखा देवी की छोटी बेटी छाया, आखिर छाया अपने ही माँ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाती है कि उसकी माँ उसके दामाद के बच्चे की माँ बनने वाली है? आखिर बात क्या है, जानने के लिए
चलते हैं कुछ महीने पहले की बात है। रेखा देवी की 2 बेटियां थी, शीतल और छाया। छाया की शादी पहले हो चुकी थी, आज शीतल की शादी थी। शीतल की शादी राकेश के साथ हो रही थी। इस शादी से सभी कोई खुश थे। राकेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। शादी की दूसरी सुबह शीतल जल्दी से चाय बनाकर अपने पति के लिए लेके आती है। राकेश जी, ये लीजिए चाय। ओह थैंक यू। अरे माँ को तुम चाय दे के आई? अरे नहीं, बस मैं जा ही रही हूँ। अरे हाँ, माँ को जल्दी दे के आओ, जाओ तुम। फिर शीतल वहाँ से चली जाती है। ये शकुंतला देवी, शीतल की सास, हॉल में बैठी हुई थी। तभी शीतल चाय लेकर पहुँचती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे शीतल बहू, आओ यहाँ बैठो मेरे पास, बड़ी खूबसूरत दिख रही हो आज। फिर शीतल अपनी सास के बगल में बैठती है और दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। उसकी सास भी शीतल को काफी पसंद करती है। एक रोज सास शकुंतला देवी किचन में खाना बना रही होती है। तभी शीतल पहुंचती है किचन। अपनी सास को खाना बनाते देख जल्दी से नजदीक आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बना देती हूँ, आप जाइए, हटिए हटिए, मैं बनाती हूँ। अरे बहू, तुम्हें दरकार नहीं है, मैं ही बनाती हूँ। अभी तक तुम्हारे मेहंदी के रंग नहीं छूटे और तुम खाना बनाओगी। जाओ जाओ, तुम कमरे में जाओ, अभी मैं ही बनाती हूँ। कुछ दिन पुराने तो हो जाओ, फिर बनाना। अरे नहीं माँ जी, ऐसा करने से मैं बिगड़ जाऊंगी, फिर बाद में खाना ही नहीं बनाऊंगी, तब आप ही का हाथ का खाना खाऊंगी। इसीलिए तो आते ही काम देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ, मैं बना दी तो क्या दिक्कत है। सास शकुंतला देवी अपनी बहू शीतल से खूब प्यार करती है और दोनों में काफी अच्छी बनती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज शीतल अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास शकुंतला देवी उसके कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, बहू। अरे माँ जी, आइए आइए। अरे बहू, तुमसे कुछ खास बातें करनी थी। अरे हाँ माँ जी, कहिए ना, क्या बात है? अरे बहू, तुम्हारे शादी को तो लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी। क्या कोई दिक्कत है क्या बहू? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है बहू? अब मेरी भी उम्र हो गई है, देख कब भगवान को प्यारे हो जाऊं, उससे पहले अपना पोता पोती को इन गोदी में खिलाना चाहती हूँ, इन आंखों से देखना चाहती हूँ। ये अधिकार मुझसे मत छीन और मुझे पोता पोती का सुख दे बहू। हाँ माँ जी, जरूर जरूर, जल्दी से जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। चलो अच्छा है बहू, यही तो सुनना चाहती थी, तुम्हारे मुँह से मन खुश हो गया। हाँ, ये कहते हुए शकुंतला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल, अरे अब मैं क्या करूँ, माँ जी को कैसे बताऊँ? मैं जब भी कंसीव करती हूँ 2 महीने से ज्यादा मेरा प्रेगनेंसी टिकता ही नहीं है। अब क्या करूँ? मुझे लगता है डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। शीतल अपने पति के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। शीतल का कुछ चेकअप हो रहा था। डॉक्टर साहिबा शीतल को अच्छी तरह से चेक कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा शीतल को चेक करने के बाद कहती है, देखिए शीतल जी और राकेश जी, आपकी बीबी के गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। इसका मेन कारण है इसका गर्भाशय छोटा है, जिस कारण बच्चा जैसे बड़ा होता है वो गिर जाता है। इसीलिए शीतल के पेट में तो बच्चा नहीं हो सकता है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब शीतल कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ डॉक्टर साहिबा, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? ये क्या कह रहे हैं? इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा, बताइए ना डॉक्टर साहिबा, बताइए ना। इसका एक ही उपाय है, आपको सेरोगेसी मदर की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या होता है डॉक्टर साहिबा? इसका मतलब होता है कि आपके बच्चे को कोई औरत अपने पेट में पालकर उसे बड़ा करे। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी डॉक्टर साहिबा? मिलना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर कोई मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में आपका कोई अपना ही आपकी मदद कर सकता है। शीतल और राकेश ये बात सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं। शीतल और राकेश दोनों घर आते हैं, इस बारे में काफी सोचते हैं। अरे शीतल, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो हमारे बच्चे को 9 महीनों तक अपने पेट में रखे? वही तो राकेश, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसी औरत? कहीं ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो माँ तो तुम पर गुस्साएगी।
और तुम्हें भला बुरा कहेगी, इसीलिए माँ को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगनी चाहिए। शीतल और राकेश काफी सोचते हैं इस बारे में। दूसरी रोज शीतल अपने घर आती है अपने माँ के पास। माँ, अरे शीतल बेटी आई। अरे दामाद जी नहीं आए? अरे नहीं माँ, उनका काम था इसलिए वो ऑफिस के काम से बाहर चले गए, तो मैं यहाँ आ गई। फिर शीतल जाके अपनी माँ के बगल में बैठती है। अरे शीतल बेटी, तू काफी उदास नजर आ रही है, कोई बात है क्या बेटी? कहीं दामाद जी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं होकर के आ गई? अरे नहीं माँ, उससे झगड़ा नहीं हुआ है, बात कुछ और है। क्या बात है बेटी, मुझे बता। माँ, वो सासू माँ बच्चे के लिए बोल रही थी और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों बेटी, ये क्या बोल रही है? क्या हो गया तुझे? कोई दिक्कत है तो डॉक्टर दिखाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दिखा के आ रही हूँ माँ, कोई हल नहीं है, बस एक ही हल है। एक ही कीमत पे मैं माँ बन सकती हूँ। वो क्या है बेटी? मुझे एक सरोगेसी मदर की आवश्यकता है। वो क्या होता है बेटी? अरे माँ, मेरा बच्चादानी छोटा है, जिस कारण मेरा बार बार बच्चा गिर जा रहा है, 2 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा अगर कोई अपने गर्भ में रखकर उसे बड़ा करे तो ही हो सकता है, लेकिन ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो हमारे बच्चे को 9 महीनों तक अपने गर्भ में पालेगी। लगता है मैं और कभी माँ नहीं बन सकती, कोई मुझे माँ करके नहीं पुकारेगा कभी भी, मैं कभी भी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। शीतल काफी दुखी हो जाती है। उसकी माँ शीतल की सारी बातें सुनती है। कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अरे बेटी, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में पालूं 9 महीनों तक? क्या माँ, तुम पालोगी मेरे बच्चे को? सच में? हाँ बेटी, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में पालने को तैयार हूँ। दूसरी रोज रेखा देवी को लेकर शीतल और उसके पति हॉस्पिटल आ जाते हैं। रेखा देवी का काफी सारा टेस्ट करते हैं डॉक्टर साहिबा, और काफी सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा शीतल से कहती है, अरे शीतल जी, मुबारक हो, आपको सरोगेसी मदर मिल गई। आपकी माँ आपके बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है। ये बात सुनकर शीतल और उसके पति काफी खुश हो जाते हैं। शीतल अब अपने मायके ही रहती है जब तक कि बच्चा ना हो जाए, और अपनी माँ का काफी ख्याल रखती है। अरे माँ, ये लो, तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आई हूँ। अरे बेटी, मैं उतनी बुढ़ी भी नहीं हो गई हूँ कि उठकर चाय भी ना बना पाऊँ। अरे माँ, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हाँ, चलो इस बहाने कुछ सेवा ले लूं अपनी बेटी से। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शीतल रेखा देवी की काफी सेवा करती है। अरे माँ, ये लो, खाना खा लो। अरे बेटी, इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊंगी, इतना सारा खाना। अरे माँ, कैसे नहीं खा पाओगी? तुम खाओगी तभी तो बच्चे को खाने मिलेगा, बच्चे के लिए खाना पड़ेगा। हाँ बेटी, अब अपने बच्चे की खातिर मुझे खिला ठूस ठूस के, तभी तो वो मोटा ताजा और ताकतवर पैदा लेगा ना माँ। हाँ बेटी, ठीक है, लगे रहो। आज अचानक से रेखा देवी को पेट में दर्द उठता है, जिस कारण राकेश और शीतल दोनों मिलकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। इमरजेंसी के कारण उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उनका ऑपरेशन होता है। शीतल शीशे से अपनी माँ को देख रही होती है। अरे शीतल, आकर बैठ जाओ, अभी समय लगेगा। नहीं राकेश, मैं ठीक हूँ। शीतल को काफी टेंशन होती है, जिस कारण वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखते रहती है शीशे से। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। फिर डॉक्टर साहिबा बाहर आती है ऑपरेशन थिएटर से। मुबारक हो, आप लोगों को बेटा हुआ है। डॉक्टर साहिबा, और माँ कैसी है? आपकी माँ भी ठीक है, अभी बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकती। 5-6 घंटे बाद जब उन्हें जनरल वार्ड में दिया जाएगा तभी आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम इंतजार करते हैं। कुछ घंटों के बाद रेखा देवी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है बच्चे के साथ। डॉक्टर साहिबा रेखा देवी को अच्छे से चेक कर लेती है, फिर कहती है, अब आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा बात करने नहीं दीजिएगा पेशेंट को। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। शीतल और राकेश दोनों रेखा देवी के पास पहुँचते हैं। अरे शीतल बेटी, देख तेरा बच्चा कितना अच्छा है, मोटा ताजा पैदा लिया है, तू जैसा कहती थी वैसा ही है। अरे माँ, अब मैं क्या कहूँ, आज तुमने जो मुझे खुशी दी है दुनिया की कोई भी
ऐसी खुशी नहीं दे सकता था। तुमने मुझे माँ बना दिया। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। हाँ माँ जी, हम आपके ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे बेटा, एहसान क्या चीज का। मेरा बेटी का अगर कोई मदद नहीं कर सकती तो कैसी माँ हुई मैं। ले बेटी, अपने मुन्ने को अपने गोदी में ले। फिर शीतल मुन्ने को अपने गोदी में लेती है और पहली बार एहसास होता है माँ का। दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, माँ तो माँ होती है और अपनी बेटी की खुशी के कारण कुछ भी कर सकती है।